Hey smart people, और क्या हाल है? So we are on a very interesting chapter and before starting this, what if I ask you कि आपका डेली रूटीन क्या है? तो you'll be like कि सर हम सुबह उठते ही वॉकिंग पे जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या डेली फ्रूट्स खाते हैं। तो ये सब काम करने से पहले आई एम डैम श्योर कि यार इन सबसे पहले आपका एक काम ज़रूर होता होगा, वो है यूरिनेशन। यस, वी हैव केप्ट यूरिनेशन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो इतना ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है हमारा, जैसे कि यूरिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये नीट में आने वाला है या ऐसे सवाल आने वाले हैं। ये चैप्टर जनरली पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आप किडनी के बारे में जानते हो, है ना, व्हाट कि अगर किसी एक पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या होगा उसके साथ, है ना, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन रहता है, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी हुई है, राइट। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी नीट में आए हुए सवाल हैं वो सारे सवाल हम आज लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य, आपका स्वागत है हमारे इस शानदार चैनल पे जिसका नाम नीट निकेतन। और अभी को आपके डेली बेसिस पे लेक्चर्स भी आ रहे हैं, तो मेक श्योर टू वॉच देम। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड शेयर वी गो। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें सवाल नंबर 1 के बारे में, तो वो आपसे कह रहा है या हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हुआ है सर। तो हम इस चैप्टर में बात कर चुके हैं आपके किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया है। वी हैव टॉक अबाउट द एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो कि है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और यूरेथ्रा। तो वी हैव टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा हमने किडनी की मेल फंक्शनिंग देखी, हमने देखा कि यार काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और एट द लास्ट हमने डिसऑर्डर्स पढ़ के इस चैप्टर को एंड अप रैप अप किया था, ठीक है। तो अभी को सवाल जो है वो कौन से टॉपिक से है वो हम देखते हुए चलेंगे और वो सवाल को उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। पहला सवाल आपसे कह रहा है द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर या फिर वॉल्यूम। अगर ब्लड प्रेशर या फिर जो ब्लड की वॉल्यूम है ना, अगर को वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो इस कारण से इन चारों में से कौन सी वो चीज़ें जो रिलीज नहीं होंगी, मतलब बाकी तीनों रिलीज होंगे मगर एक चीज रिलीज नहीं होगी, ये आपको बताना है। 2017 में आया हुआ सवाल है, तो रिसेंट ईयर का ही सवाल है ना, हो सकता है कि यार वापस से उठ के आ जाए, किसे पता नीट में क्या आने वाला है ना। तो इसलिए हमें हर सवाल के लिए तैयार रहना है। और आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। यू गिव इट अ शॉट, आप एक बार ट्राई करिए इसको एंड देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर, देखें। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका जवाब सोचा होगा। अब देखो, अगर को बॉडी के अंदर बीपी और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपका यूरिन है वो कैसा हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। तो फिर वी कैन से यूरिन इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड यूरिन, है ना, मतलब यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, इट इज बिकमिंग मोर डाइल्यूटेड, ठीक है। और वी कैन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसी कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है तो इन सच कंडीशंस यू विल सी कि आपका जो एडीएच है वो रिलीज होगा, है ना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर आपको पता है हाइपोथैलेमस है जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस जो है ना वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा देगा, एडीएच। और ये जो एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जाके एक्ट करेगा किडनी के ऊपर, और इसके बदले में किडनी जो है वो रीएब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो वी कैन से यहां से क्या होगा, यहां से आपके पीसीटी के अंदर जो वाटर है और जो सोडियम है, इन दोनों का ही रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ही रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि इफ दिस इज द नेफ्रॉन और ये जो है ये हमारी ब्लड वेसल है, तो आप देखोगे यार कि अगर ब्लड में से, मतलब नेफ्रॉन में से अगर हमारे ब्लड में वापस से पानी आ जा रहा है
तो वाटर इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर, और अगर ब्लड के अंदर वाटर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम वापस से नॉर्मल हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा और आपका जीएफआर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडीएच तो काम करता है यार, ये तो हम समझ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच, जो कि वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एडीएच जो है वो काम करेगा किडनी के ऊपर, वहां से इस तरीके से एब्जॉर्प्शन करवा देगा। सेम तरीके से आपका जो रेनिन है वो भी काम करता है। ये कौन रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं जक्स्टामेडुलरी ग्लोमेरुलर सेल्स, ये apparatus वी कैन से, apparatus, ये इस रेनिन को रिलीज करते हैं, जो कि रास एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इस सिस्टम के तहत क्या करेगा, ये जो है ये रेनिन रिलीज करवा के अगेन से वाटर का एब्जॉर्प्शन को चालू कर देगा, या फिर आप कह सकते हो ब्लड प्रेशर को वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, सिमिलरली इस तरीके से। ठीक है, बस ये काम कहाँ करता है, ये काम करता है डीसीटी के अंदर। ये डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, ये आपके पीसीटी में इंक्रीज करता है। ठीक है, तीसरा एल्डोस्टेरोन, ये भी काम करता है। आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन जो है ये कहां से रिलीज होगा, ये रिलीज होगा आपके कॉर्टेक्स पार्ट के, है ना, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल, है ना। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वहां पे जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, इट्स लाइक इफ दिस इज द किडनी, तो किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसमें ये जो नीचे बीच वाला पार्ट है ये मेडुला है, बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होगा आपका एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन जो है ये अगेन वापस से आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि है एट्रियल नेट्रोएटिक फैक्टर, जो है ये आपका हार्ट की जो एट्रियल वॉल्स है, एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट, वो इसको रिलीज करती है कब, जब ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है ना। ये सारे मैकेनिज्म हो रहे हैं, ठीक है सर, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, अब पानी एब्जॉर्ब होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है, तो यार ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसको वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आपके पास ये रिलीज होता है ब्लड की या आपके हार्ट की वॉल से। ठीक है, ताकि कंपनसेट हो सके सब चीजें। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। जब ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो उसमें बस ये रिलीज नहीं हो रहा है, बाकी सब रिलीज हो रहे हैं। ये कब रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो इन सच कंडीशन ये रिलीज होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आप समझ चुके हैं और इसका आंसर आपको मिल चुका है। आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। फर्स्ट कह रहा है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। नेक्स्ट असेंडिंग वाली जो है वो परमिएबल है वाटर के लिए। तीसरा डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और असेंडिंग वाली जो है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, है ना। देखें तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी हैव द बोमेंस कैप्सूल, है ना, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। यहां से आती है आपकी लूप ऑफ हेनले, जिसमें से ये पतली होगी फिर ऊपर जाके मोटी हो जाती है ना। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द डीसीटी, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग इस तरीके से। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आपको बताइए यहां से क्या होता है, वाटर का NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है, NaCl 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 NaCl, तो यहां से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो ऊपर वाला थिक वाला पार्ट है, यहां से जो NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है, इट इज हैपनिंग विद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। वहीं पे नीचे वाली जो थिन वाली वॉल है, इस थिन वाली लूप ऑफ हेनले जो है ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग है, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन वो हो रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, और वहीं पे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है जो नीचे की तरफ जा रही है, इस वाली लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होगा, तो हियर यू विल सी यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यू कैन से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है इट इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो है ये आपका परमिएबल है किसके लिए, NaCl के लिए। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं वापस से। तो ऑप्शन में देखो लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये करेक्ट है, ये गलत है ना। सॉरी ये आपका यू कैन से, क्या आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो है वाटर के लिए परमिएबल है, नहीं, ये NaCl के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा यार इम्परमिएबल लिखा हुआ है,
तो सही है ना। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेमले है ना, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हेमले जो है, दिस इज व्हाट वी कैन से, ये आपके लिए इम्परमेबल होगी वाटर के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज वो परमेबल किसके लिए है, आपके NaCl के लिए। तो अगर NaCl निकल रहा है तो पानी नहीं निकलेगा, तो इट इज इम्परमेबल फॉर वाटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहेगा द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। वो नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट है जिसमें से सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो यार पहले हमें याद होना चाहिए कि यार सोडियम कहाँ कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है ना। यार रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, सिक्रीशन की नहीं, ये ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन आई ब्रिंग यू बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यूल से कि यार सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एक तो होता है पीसीटी के अंदर। पीसीटी से एक सवाल और बन सकता है, इसमें कौन सी वाली स्पेशल सेल्स होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, राइट, रिमेंबर, ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे बात करें पीसीटी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सोडियम का, कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कितना हो रहा है, 80%, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, कहाँ पे, इस लूप ऑफ हेनले में। एक जगह और है जहां पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है मगर कंडीशनली। डीसीटी के अंदर भी सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता तो है मगर कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब क्या है सर, भाई डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब पानी नहीं है, मान लो आप रेगिस्तान में थे, खो गए वहां पे, अब पानी है नहीं आपके पास, ठीक है, अब वहां पे पानी अगर नहीं है आपके पास, तो इन दैट केस बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो उस केस में आपके डीसीटी जो है ये एक्टिवेट होगा और यहाँ पे आपके वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा। और यहाँ पे भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिवली होगा, मगर ये कंडीशनल है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार जब सिचुएशंस इमरजेंसी होगी तब ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो जनरली हम इसका आंसर क्या देंगे, पीसीटी। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसके अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे, पानी के थ्रू, पानी के सॉरी एक्टिव के थ्रू, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आई थिंक सवाल समझ में आ चुका है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कह रहे द ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज ऑफ। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देख लो एक बार, अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर देखते हैं। तो देखो आपको पता है कि ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सवाल क्या था, सवाल था एसिडिक क्यों होता है। आपको पता है ना कि यार सिक्रीशन वाले प्रोसेस के दौरान, कौन सा प्रोसेस, सिक्रीशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिक्रीट की जाती हैं। तो पहला वाला जो पीसीटी है, इस पीसीटी में क्या सिक्रीट करते हैं, पीसीटी में हम सिक्रीट करते हैं आपके H+ आयंस, पोटेशियम आयंस और NH3 आयंस, ये सिक्रीशन होता है। वहीं डीसीटी की बात करूं तो डीसीटी में आपके H+ आयंस, सॉरी कलेक्टिंग की बात कर लेते हैं, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे H+ आयंस और K+ आयंस सिक्रीट किए जाते हैं, है ना। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसमें से जो असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें तो कुछ सिक्रीशन नहीं होता, लेकिन जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें आप देखोगे, कि यहाँ पे आपकी अगेन H+ आयंस को सिक्रीट किया जाता है, प्लस में कुछ अमाउंट में यूरिया भी सिक्रीट होता है इसके अंदर। और जो आपका बच गया क्या, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, यहाँ पे भी आपके कुछ पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन किया जाता है ना। तो आप देखोगे यार यहाँ पे भी आपके H+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ भी आपके H+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे भी आपके H+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, और यहाँ पे तो हो ही रहा है। तो इस नेफ्रॉन में काफी सारी जगहों पे H+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, और यहीं पे क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। तो अगर यूरिन के अंदर या जो फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा है उस फिल्ट्रेट में बहुत सारा H+ आयन डाल दिया जाए, तो केमिस्ट्री को अगर हम याद करें तो यार केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है हमने, जिसमें H+ आयन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। दैट इज द रीजन कि यूरिन जो है वो एसिडिक बन जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे H+ आयंस को रिलीज किया जाता है। तो वी कैन से हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इनमें से कौन है जो डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करता। तो डाइल्यूट, अब देखो सोचो एक बार, अगर कोई यूरिन डाइल्यूट बन रहा है, मतलब यूरिन में पानी बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन अगर बन रहा है तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपके यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। ये दो कंडीशंस होंगी, ऐसा कुछ होगा। सवाल इसकी बात कर रहा है, इस वाले प्रोसेस के अंदर कौन काम नहीं करता इन चारों में से। तो पहले की बात करें, रेनिन बिल्कुल काम करता है। अगर तो ऐसी कंडीशंस आ रही है तो रेनिन जो है वो अपना काम करेगा और वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। अल्कोहल जो है ये डायूरेटिक फैक्टर होता है, डायूरेटिक ड्रग्स की तरह काम करते हैं। बिकॉज हैव यू एवर हर्ड कि यार ऐसा ना पहले के जमाने में मानते थे लोग कि जिस पर्सन को किडनी स्टोन है ना, उस पर्सन को ऊंट के ऊपर, हाँ ऊंट के ऊपर बिठा दो, है ना, और फिर उसकी किडनी स्टोन जो है उसको रिलीफ मिलेगा या उसकी किडनी स्टोन इजीली रिमूव हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऊंट के ऊपर बैठेंगे, ऊंट जो है वो उछलती है बहुत ज्यादा, और उछलने की वजह से क्या होगा, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से वो यूरिन के थ्रू स्टोन्स को बाहर निकाल देगी। लेकिन ये जैसे एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है ना जनरली, तो ये एक मिथ थी। मगर अभी इस टाइम पे लोग ऐसा मानते हैं कि यार अगर बियर पिला दी जाए, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन, उसको अगर बियर पिलाई जाए तो इन दैट केस किडनी स्टोन रिमूव हो जाता है। तो कारण ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज अल्कोहल जो है वो क्या है, एक डायूरेटिक फैक्टर होता है ना। मतलब कि जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब वो पानी के अपनी आपकी बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, सारा का सारा पानी कहाँ रहेगा, यूरिन के अंदर रहेगा। और जब यूरिन में पानी बहुत ज्यादा है तो आप बार बार यूरिनेट करोगे, बार बार जाओगे यूरिनेशन के लिए, है ना। तो ये करता क्या है, अल्कोहल जो है ये एडीएच के रिसेप्टर्स को कम कर देता, सप्रेस कर देता है। तो एडीएच के रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, मतलब एडीएच जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा। और एडीएच का काम क्या होता है, पानी को रीएब्जॉर्ब करना। अब जब एडीएच काम नहीं कर पा रहा, बिकॉज एडीएच के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं, इसके रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। वाटर अगर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो इन दैट केस बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। और अगर ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन है तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन को यूरिनेशन बार बार जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि चांसेस ज्यादा है कि यार वो स्टोन जो है वो रिलीज हो जाए। तो ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल क्या है, वो एक डायूरेटिक फैक्टर है। हालांकि इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास है कि पानी बहुत ज्यादा पियो, है ना, ऐसी चीजें मत खाओ जिसमें आपका सिट्रिक एसिड ज्यादा हो, है ना, डिपेंड करता है वो, ठीक है। दैट्स नॉट अ राइट सॉल्यूशन बट स्टिल, है ना, कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। कैफीन जो है आप जानते हैं ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कॉफी इज ऑल्सो हार्मफुल। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी में, पानी मतलब वही है कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और सारा का सारा पानी कहाँ निकलेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी आपका काम कर, ये वाला भी आपके पास काम हो रहे हैं इसके अंदर, है ना। बात करें एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो है ये आपका हार्ट की वॉल रिलीज करती है और वो इन प्रोसेस में काम नहीं करते, इन प्रोसेस में काम नहीं करते, ठीक है। बाकी ये भी देखो, ये भी आपके ब्लड के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, है ना, और डाइल्यूट यूरिन बना रहे हैं ये दोनों भी, और पहला वाला भी बना रहे हैं। इसका मतलब सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, जो कि ऐसा काम नहीं करता, ठीक है। तो 2014 का सवाल था, काफी अच्छा सवाल है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा इस सवाल में, है ना। आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो आप देख पा रहे हैं कि यार सारे के सारे सवाल जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से उठाए गए। ये नहीं कि बस एक ही कॉन्सेप्ट को उठा के सेम सवाल चिपका दिए, नहीं, तरह तरह के सवाल मैं लेके आया हूँ और ये सारे के सारे क्या है, PYQs है, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर पीसीटी को ही रिमूव कर दे, अगर पीसीटी को ही रिमूव कर दे तो इन दैट केस क्या होगा, क्या होगा क्या होगा बताओ। तो अगर पीसीटी को ही रिमूव कर दिया तो आपको पता है पीसीटी इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। यहां पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है किस चीज का, सारे रीएब्जॉर्प्शन देख लो ध्यान से। सबसे पहला जो आपका ये जो पीसीटी है ये आपके सोडियम को एंड मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करती है, कितने 80%, अप टू 80% जो है सोडियम और मिनरल्स यहीं पे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा ये वाटर को अमाइनो एसिड को, ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी को, इनको 100% रीएब्सॉर्ब कर लेती है बाय अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पीसीटी में ये चीजें 100% रीएब्सॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा कुछ आयंस भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन है,
अगर कोई नेगेटिव है तो मतलब वो पैसिव से वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन थे जैसे कि सोडियम हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या होगा बाइकार्बोनेट HCO3, ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया, तो पॉजिटिव वाले चार्ज जो आयन्स होते हैं उनको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें, आपके 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 पीसीटी के अंदर, और साथ में वाटर, वाटर का भी 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है, जो कि कैसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिवली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसका। तो ये चीज़ें जो है रीअब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे सवाल देखते हैं, सवाल कह रहा है कि अगर पीसीटी को ही रिमूव कर दिया तो आपको पता है कि यार पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, पानी अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, मतलब यूरिन में बहुत सारा पानी चला जाएगा, ठीक है, तो वी कैन से मोर डाइल्यूटेड यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनमें से कौन है जो डीसीटी के अंदर, ये जो डीसीटी है इसमें से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। अब देखो सोडियम और अगर पानी को ज्यादा फोर्सफुली रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, इट मींस कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। देखते हैं, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज हो गया तो वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ, है ना, एडीएच का, क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज एडीएच। तीसरा, एल्डोस्टेरॉन कम हो गया तब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, या फिर एडीएच कम हो गया तब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ध्यान रखना कि जो एडीएच होता है ना वो मेजरली वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो भी कहां से, पीसीटी से, वो भी कहां से, पीसीटी से। जो एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, जो आपका एल्डोस्टेरॉन है वो आपके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कहां से, वो भी कहां से, डीसीटी से। एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है और एडीएच कहां से रिलीज होता है, तो एडीएच जो है ये आपके हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और वहीं एल्डोस्टेरॉन जो है ये रिलीज होता है आपके कॉर्टेक्स पार्ट के, किसे, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है ना उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, वहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो आप कहोगे यार जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। 8th सवाल कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द वाटर 70 से 80% पानी और जो आपके सोडियम है उनका रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, एक अच्छा सवाल है ना, ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड सवाल है। हालांकि ये सवाल बहुत कम बार रिपीट हुआ है, लेकिन जब जब रिपीट हुआ है इसने बच्चों को हिला दिया है, बिकॉज उस टाइम पे सारे नाम याद नहीं रहते, तो कोशिश करो क्या होगा, देन आई टेल यू, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखा सवाल, करने साथ में सॉल्व। सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट गिव्स आउट। जिस तरह का वेस्ट वो बाहर निकालते हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑर्गन बेस्ट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको सारी बातें याद हो जाए। 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं, एक होते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, कुछ होते हैं यूरियोटेलिक, कुछ होते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक कौन है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी बॉडी से अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो इनका वेस्ट क्या होता है, दैट इज अमोनिया। यूरिया के लिए क्या होगा वेस्ट, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला CH2CO, सॉरी NH2CO NH2, ठीक है। तो ये यूरिया बाहर निकालते हैं, और तीसरा जो है यूरिकोटेलिक, ये क्या करता है, यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया, ठीक है। अब इनके पास कौन कौन से
ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यार जो अमोनोटेलिक होते हैं इनको पानी की आवश्यकता होती है अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, बिकॉज पानी इज मोर सोल्यूबल इन द वाटर, है ना। सबसे मैक्सिमम टॉक्सिक होता है, इट इज हाईली टॉक्सिक। तो इसको बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो हमें बहुत सारा पानी निकालना पड़ेगा, पानी में मिक्स होकर इसको निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो इन दैट केस जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो इसको इस तरीके से एक्सक्रीशन करेंगे। तो वी कैन से जो आपकी एक्वेटिक फिशेस हो गए या एक्वेटिक आप कह सकते हो बोनी फिशेस जो होती है ना, बोनी फिशेस जो है वो इस तरीके से एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। इसके अलावा जो लार्वा है, लार्वा ऑफ फ्रॉग या एम्फीबियंस, लार्वा ऑफ एम्फीबियंस जो है वो भी इस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। वो भी इस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। बाकी एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स भी होते हैं। ये भी इस तरीके से अमोनिया बाहर निकालते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूं जो कि है यूरियोटेलिक, इनका एक्सक्रीशन जो होता है यूरिया है, और इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे ह्यूमंस या फिर मैमल्स ले लो, एम्फीबियंस ले लो, ठीक है। और तीसरे वाले जो है इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, वो होंगे आपके इंसेक्ट, वो होंगे आपके बर्ड्स, और वो होंगे आपके रेप्टाइल्स। ये एग्जांपल्स अगर आपको याद हैं तो यार आप इस सवाल को इजीली कर पाओगे, है ना, और बहुत सारे सवाल कर पाओगे। देखते हैं यार, आपको पता है कि पीजन जो है आपका एक बर्ड है, बर्ड क्या अमोनोटेलिक होता है? नहीं होता, काट दो। नेक्स्ट, फ्रॉग जो है वो अमोनोटेलिक होता है क्या? नहीं होता। फ्रॉग का जो टेडपोल है, जो इसका लार्वा है, वो होता है अमोनोटेलिक, तो ये भी काट दो। तीसरा, एम्फीबियन जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, है ना, मतलब उनका जो लार्वा होगा वो कैसा होगा? आपका अमोनोटेलिक होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि देखो यहाँ पे ना लार्वा लिखा नहीं हुआ, पर हम जानते हैं कि एम्फीबियंस के जो लार्वा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, तो ऐसे आप इसे गैस कर सकते हो। दूसरा, फ्रॉग और ह्यूमंस, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रॉग और एम्फीबियंस एंड ह्यूमंस आर मैमल, दोनों ही कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। और तीसरा, यूरिकोटेलिक, मतलब पीजन और लिजार्ड और कॉकरोचेस। लिजार्ड क्या है? रेप्टाइल है, होते हैं कैसे? यूरिक एसिड। और पीजन एक बर्ड है, यूरिक एसिड है वापस से। कॉकरोच भी क्या है? इंसेक्ट है, यूरिक एसिड है। लास्ट पे आते हैं, लास्ट वाला कह रहा है एक्वेटिक एम्फीबियन, बिल्कुल सही है। कॉकरोच और ह्यूमन, बिल्कुल सही है क्या? इंसेक्ट और ह्यूमंस, इंसेक्ट नहीं आएंगे यार, ये गलत है। और साथ में फ्रॉग, फ्रॉग भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। वरना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता और सवाल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको ये सारे नाम ढंग से याद हैं तो यार ऑब्वियसली आप कर पाओगे, है ना। टेक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वही बात है कि अगर को ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए, है ना, बीपी कम हो जाए, या फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, तो इन सच कंडीशन क्या होगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो रेनिन को रिलीज करवा देंगे, बिल्कुल सही है। रेनिन रिलीज होगा जिससे RAAS रास एक्टिवेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिस एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक्टिवेट होगा, और इस वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड एडल्ट फ्रॉग। तो एडल्ट फ्रॉग कैसा होता है आपको पता है? यूरियोटेलिक, है ना, और ह्यूमन भी कैसा होता है? यूरियोटेलिक। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 12th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। ह्यूमन नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे सही से एक्सप्लेन किया गया है? पोडोसाइट, माइन्यूट पोर्सेस होते हैं जिसे आप स्लिट पोर्स कहते हो, फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल्स में कुछ क्या होते हैं? स्लिट पोर्स होते हैं जिससे कि फिल्ट्रेशन हो पाता है इजीली। नेक्स्ट, हैंडलेस लूप जो है मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो नहीं, जो लूप ऑफ हैंडले है वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ पानी और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नथिंग एल्स। तो ये मेजर रीएब्जॉर्प्शन तो नहीं करता, काट दो इसको। मेजर कौन करता है? पीसीटी, ठीक है। डीसीटी जो है उसकी बात कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। क्या सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है या सिक्रेशन होता है? तो आप कहोगे सर सिक्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। दैट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग।
ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। लास्ट पढ़ो। एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द रिनल वेन। तो क्या जो आपकी एफरेंट है वो अवे लेके आती है, टूवर्ड्स लेके आती है? तो आपको पता है कि दीज आर एफरेंट जो मोटी होती है, देन यू हैव दिस ग्लोमेरुलस, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा पतली वाली ईफेरेंट। ठीक है, ठीक है, ये आपकी एफेरेंट है जो ब्लड लेके आ रही है, ये है ईफेरेंट जो लेके जा रही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या कह रहा है मैं आपको समझा भी देता हूं साथ में। देखो, अगर ये हमारी एफेरेंट है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, है ना, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर है, एंड देन वी आर हैविंग ईफेरेंट। तो ये एफेरेंट, ये हो गई ईफेरेंट आर्टेरियोल्स। नीचे होगा क्या? बोमन्स कैप्सूल। तो देखो, इस बोमेंस कैप्सूल की ना लेयर्स होती है। एक होती है इसकी अंदर वाली आउटर लेयर, इट इज आउटर लेयर। एक होती है इसके अंदर वाली लेयर, इनर लेयर। व्हाट आर दीज? दीज आर द लेयर्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर। जो आउटर वाली लेयर है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, दूसरा जो इनर लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट। पोडोसाइट ना कुछ सेल्स होती हैं इस तरीके की, इस तरह की सेल्स होती है। जैसे आपके पर ये इस तरीके से ये पोर्स बने पड़े हैं। ये क्या है? ये स्लिट पोर्स है। तो मतलब कि जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरीके के कुछ सेल्स हैं, उनके बीच में ये सेल्स कौन से हैं? दीज आर पेडिकल सेल्स। पेडिसल सेल्स होते हैं, उनके बीच में क्या है? स्लिट पोर्स प्रेजेंट है ना। और पोडोसाइट जो है उन पे लगे होते हैं। मान लो ये आपके पास पेडिसल सेल्स है, ठीक है, इसमें पोर्स हैं, और मैंने ऊपर लगा दी क्या? पोडोसाइट। ये क्या है? ये पोडोसाइट्स है, लगा दी मैंने। इस तरीके ये तीनों की फंक्शनिंग से बनती है आपकी इनर वॉल, जो कि अगेन स्लिट पोर्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन, मतलब फिल्टर को सिक्रीट करने के लिए, यहाँ से जो फिल्ट्रेट रिमूव होगा और जो एंटर करेगा पीसीटी के अंदर, तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकल के आ रहा है, यहाँ पे लगी आपके स्लिट पोर्स और पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ये पोडोसाइट्स होती हैं। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। पोडोसाइट्स जो है वो माइन्यूट पोर्सेस क्रिएट करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं 13th क्वेश्चन पे। कह रहा है यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट आर फाउंड इन। तो बात कर रहा है सिंपली, बताओ यूरिकोटेलिक के एग्जांपल्स बता दो। तो आपको पता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है वो यूरिकोटेलिक के एग्जांपल्स हैं। है तो आपके इंसेक्ट भी मगर एम्फीबियंस नहीं है, इसलिए ये काट दो। ठीक है तो बर्ड्स भी मगर एनिलिड्स नहीं होते, इसलिए ये भी काट दो और ये भी काट दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। एक्सक्रीशन की बात हो रही है, और कौन सी वाली 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है? सही है, गलत है? स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमेबल टू वाटर। जो नीचे की तरफ आ रही है, क्या वो पानी के लिए इम्परमेबल है? नहीं, वो पानी के लिए परमेबल है, इसे काट दो। डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इज इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट। क्या डीसीटी कार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि यार डीसीटी में कार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिक्रीशन होता है। वहां पे सिक्रीट किया जाता है किसके? कार्बोनेट आयंस को, रीएब्जॉर्ब नहीं करते हम उसको, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट 99% जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यार देखो, मान लो ये क्या है? ये आपका रिनल ट्यूब्यूल है या रिनल मालफिजियंस है, मतलब आपका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद शुरू होता है आपका कौन? पीसीटी। पीसीटी, फिर लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब क्या है? ये आपके रिनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट है। तो यहां से जितना भी फिल्ट्रेट बन रहा है, उस सारे फिल्ट्रेट का 99% जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाए। कहां पे? रिनल ट्यूब्यूल के अंदर। ये बात सत्य है, ये बात सही है। ठीक है,
और कितना फिल्ट्रेट बनता है इसकी वैल्यू भी याद रख लो, साथ साथ बता ही देता हूँ आपको, 125 ml पर मिनट, इसका मतलब 180 लीटर पर डे। और 180 लीटर अगर बन रहा है और इसका 99% रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है तो कितना परसेंट यूरिन बनेगा? भाई यहाँ से एक फ्लूइड आया है ना, उसकी वैल्यू इतनी है, उसका 99% रीएब्सॉर्ब हो गया, तो बचा हुआ क्या बना? यूरिन बना। कितना यूरिन बना? तो इसका 99% हटा के इसका 1% कितना होता है? 1.8। तो 1.8 लीटर जो है ना, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ यूरिन। इतना यूरिन एक दिन में बनता है अगर आप 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट करा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफाइनल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल है, नहीं, वो NaCl के लिए परमेबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन कंपाउंड्स इन द ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है आपका? अमोनिया। अमोनिया जो है वो प्राइमरी मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ये अमोनिया जो है इसको हमारे या लिवर कह सकते, सॉरी यूरिया कह सकते हैं ना, यूरिया। यूरिया इज मेड अप ऑफ अमोनिया एंड CO2। कौन बनाता है इसको? लिवर। कैसे? ऑर्थोनाइन साइकिल के थ्रू, है ना। कौन सी साइकिल? ऑर्निथाइन साइकिल। ठीक है, तो कहेंगे यार लिवर जो है इसको बनाता है, ये वाली साइकिल करके यूरिया बनाएगा और इसको एलिमिनेट कर देगा किडनी के थ्रू। ठीक है, बट एलिमिनेटेड जनरली किडनी के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच विल हैपन इन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हाउ द मिक्सचुरेशन का मैकेनिज्म काम करता है, तो वो मैंने लेक्चर में प्रॉपर्ली समझाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। मगर एज ऑफ नाउ हम बात करते हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। क्या होता है मिक्सचुरेशन? जब आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा हो गया, जब यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होती है ना, इसके पास क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन से रिसेप्टर्स आते हैं, CNS के पार्ट से, है ना, मेडुला ऑब्लिंगाटा का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वहां से सिग्नल्स आते हैं, और इसके जो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर ये डायलेट हो जाता है, ऐसे फैल जाता है ताकि और भी यूरिन को ये स्टोर कर सके, है ना। कि हमें यूरिन को रोकना है तो उसको डायलेट होना पड़ेगा ताकि इसमें और यूरिन स्टोर हो सके। ठीक है, अच्छा, अब जब ये भर जाता है ना, जब एकदम से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है ना, अब ना यू नो कि यार अब इमरजेंसी सिचुएशन रही भी नहीं है, अब मैं जाके यूरिनेट कर सकता हूँ, अब मैं सूसू निकाल सकता हूँ, तो इन दैट कंडीशन आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ना एक सेंसेशन आती है, एक फीलिंग आती है कि भाई अब निकाल दो, अब हो गया, अब नहीं रोक सकते। ठीक है, तो वो जो फीलिंग है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। जब लगे कि यार अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम हो गया है ना, और अब फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है यूरिनरी ब्लैडर, अब और नहीं रोक सकते, और इस टाइम पे हमें यूरिनेट करना है, अब हम कर सकते हैं यूरिनेट, है ना, कंडीशंस भी सही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उस प्रोसेस को, उस फीलिंग को हम कहते हैं मिक्सचुरेशन, है ना। इट इज अ फीलिंग ऑफ यूरिनेटिंग, है ना, जब आपके ब्लैडर फुल फिल हो चुका है, तो इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहते हैं मिक्सचुरेशन। तो मिक्सचुरेशन अगर मान लो रिसेप्टर्स को हटा दिया जाए, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही ना हो, तो आपको पता है कि यार ये डायलेट नहीं होगा, डायलेट नहीं होगा, और अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स नहीं है तो मिक्सचुरेशन वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं कि यार मिक्सचुरेशन जो है उसकी फीलिंग नहीं आएगी, तो मिक्सचुरेशन लगातार होता रहेगा। ठीक है, यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट इन नॉर्मली इन द ब्लैडर, या देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन, या फिर देयर विल नॉट बी कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो अब इसमें से कौन सी वाली बात सही है, तो इसमें से मोस्ट प्रेफर्ड आंसर निकालो, वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर मिक्सचुरेशन के रिसेप्टर्स ही नहीं है, मिक्सचुरेशन के रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट कंट्रोल। कि देखो अभी तक हो क्या रहा था, ये मिक्सचुरेशन के रिसेप्टर्स अगर थे ना, तो इन रिसेप्टर्स की वजह से यूरिन इसमें आके फिल हो पा रहा था और आप उसे रोक पा रहे थे, आप यूरिन को रोक पा रहे थे। फिर एकदम से ये पूरा भर गया, उसके बाद आती है कंडीशन कि यार अब नहीं रोक सकते, अब निकाल लो, तो मतलब कुछ टाइम तक तो आपने रोक लिया ना इसको, है ना, आपने इसको डायलेट करके इसमें और यूरिन भर लिया, है ना, तो ये आप कर पाए क्योंकि रिसेप्टर्स थे। अब रिसेप्टर्स नहीं है, मान लो रिसेप्टर्स अगर नहीं है तो हल्का फुल्का यूरिन भी जो भरेगा इसमें,
तभी एकदम से मिक्सचरेशन की फीलिंग आ जाएगी। स्ट्रेच ही नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हल्का सा यूरिन भरा फिर आ गई मिक्सचरेशन की फीलिंग, हल्का सा भरा फिर मिक्सचरेशन की फीलिंग आ गई, तो हर पल मिक्सचरेशन की फीलिंग रहेगी आपकी, यार अब निकाल दो निकाल दो निकाल दो, रोक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मिक्सचरेशन की फीलिंग जो है वो हमेशा आती रहेगी आपको। सो द पर्सन हैज टू इन्वेस्ट ऑल द टाइम इनसाइड द वॉशरूम ओनली, ठीक है। तो ऐसा होता है, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। 17 क्वेश्चन कह रहा है एंजियोटेंसिन जो है इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सिक्रेशन ऑफ। एंजियोटेंसिस ये जो एक प्रोटीन है ना, जो कैटालिटिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको कौन सिक्रीट करता है आपको ये बताना है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, जे जी सेल्स जो होते हैं, वो इस रेनिन को सिक्रीट करते हैं, वो इस रेनिन को सिक्रीट करते हैं। और कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो क्या होता है, लिवर है, लिवर ने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट किया। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है बाय रेनिन। जिस रेनिन को किसने सिक्रीट किया था, जे जी सेल्स ने, है ना, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। और फिर फाइनली ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये सेकंड में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स जो है वो आपके एस एंजाइम को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन एंजाइम को ये रिलीज करवाते हैं और उसकी वजह से एजी सेकंड जो है रिलीज ये आपका बन जाता है। और फिर ये आगे अपने फर्दर काम करता है, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी इसके फंक्शन होंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिवर जो है वो इस एंजियोटेंसिन को सिक्रीट करवा रहा है, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन कहा है, अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहता तो वो रेनिन आता आंसर, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेट प्रेशर ग्रेडियंट, नेट प्रेशर ग्रेडियंट मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात कर रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात कर रहा है। वो हम कैसे निकालते हैं आपको पता है कि इफ दिस इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है, और नीचे है बोमेंस कैप्सूल, तो आपको पता है कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर बनता है जिसे आप कहते हो ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी। एक प्रेशर बनता है यहां पे हाइड्रोलिटिक, है ना, ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिटिक प्रेशर, जीएचपी। और एक बोमेंस कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है ये ऑपोजिट एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे आप कहते हो, दैट इज द थर्ड प्रेशर वी कैन से, है ना, बोमेंस मेम्ब्रेन प्रेशर, बोमेंस कैप्सूल प्रेशर। तो यहाँ पे ऐसे 3 प्रेशर बनते हैं, इसमें से इस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसकी वैल्यू होती है 70, इसकी वैल्यू होती है 30, इसकी वैल्यू होती है 20। मैं आपसे कहूँ नेट प्रेशर निकाल के दिखाओ मुझे, नेट कैसे निकालोगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दो, तो 70 टोटल है, मतलब कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिटिक प्रेशर में से माइनस कर दो क्या, बीसीओपी और बोमेंस कैप्सूल प्रेशर, इसको माइनस कर दो। माइनस मैंने बाहर ब्रैकेट के लगा दिया इसलिए दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 20। तो वी कैन से आंसर आएगा आपका 20 mm ऑफ Hg। दिस इज व्हाट द नेट प्रेशर, इसे कहते हैं क्या, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। जिस प्रेशर के साथ ये जो फिल्ट्रेट है वो बाहर आने वाला है, निकलने वाला है, दैट इज इक्वल्स 20 mm ऑफ Hg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है द पर्सन इज अंडरगोइंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग। अगर बहुत लंबे समय तक फास्टिंग की जा रही है, तो बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया, तो इन दैट केस क्या होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे, उसके बाद आपके प्रोटीन्स सॉरी फैट टूटेंगे, और फैट के बाद फिर आपके प्रोटीन्स टूटते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स टूटने का जो प्रोसेस है वो बहुत हार्मफुल होता है, तो उसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। सिंपली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार पहले कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं फिर फैट्स टूट रहे हैं। और प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर बहुत लंबा फास्टिंग है तो क्या होगा, फैट्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और फैट टूट के क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। तो बॉडी में क्या होगा, कीटोन्स का जो क्वांटिटी है वो यूरिन में बढ़ जाएगी, जिसे कहते हैं कीटोयूरिया।
कीटोन्यूरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन, कि भाई एक यूरिन कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द लूप ऑफ हेनले। जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, NaCl और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यार जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होता है ना, उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 5 सवाल और बचे हैं, तो लेट्स डू देम क्विकली। कह रहे थे कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी, अगर किडनी का फेलियर हो जाए तो दैट इज वी कॉल एज अ यूरिमिया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरिमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 21 था, 22 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मेंशन बिलो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ अ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं इसमें क्या आता है, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है। ये 3 पार्ट्स किसमें आते हैं, आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में आते हैं। तो उनमें से कौन सा वाला पार्ट नहीं है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो वो है कलेक्टिंग ट्यूब, इट इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। 23 की बात करें, कह रहा है ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू। तो ग्लूकोज आपका 100% रीएब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड्स 100% रीएब्जॉर्ब होते हैं और विटामिन सी 100% रीएब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन द पीसीटी, ठीक है। तो आप कहोगे इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। 24 आपसे कह रहा है ब्रश वाटर सेल कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल में, ये तो जानते ही हम, ठीक है। 25 कह रहा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर। यूजफुल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है, तो सिंपली प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल में होता है। तो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस यार, सारे सवाल हमने कर लिए आज की इस मुलाकात में और हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, ये नहीं कि सिर्फ आपको जवाब बता दिया, ठीक है। और जाके आप इस चैप्टर का 1 शॉट भी देख सकते हैं। अभी को हमने इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेक्शन। बाकी आप सिंपली ऐसे आपको कुछ और पढ़ना हो मेरे से तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं माय नेम लक्ष्य सर ऑन यूट्यूब और सिंपली उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें।